वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी, और ये क्लास हमारी आगे बढ़ेगी। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंडियन पॉलिटी के देख लिए हैं, उसके बाद अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशंस के बारे में आज की क्लास में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी के बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टेट और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जानकारी ली थी, और उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थ्रू आउट द हिस्ट्री, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम जो नया अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टली अब हम डील करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एक सेकंड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस को जानने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी होती है, उसके बारे में देखते हैं। Wait a minute. Let me connect the pen. ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या क्या हुआ, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस in front of the constituent assembly while making the Indian constitution after the independence, and some important debates which take place in the constituent assembly। सभी constitution के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए constituent assembly में कुछ debates भी रन की गई थी। तो इसे जानने के क्रम में पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो generally any sovereign democratic country, in any sovereign democratic country, the task of making the constitution is done by a representative body। एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य किया जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य करती है उसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी संविधान बनाया जाएगा वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से बनाया जाएगा। उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा जनता के द्वारा, और इनडायरेक्टली इस तरह से जनता ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। Okay, so the sound is clear. The body discuss various aspects of constitution like objective, provisions and language etc। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के क्रम में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है संविधान। जो हम संविधान बना रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, किन वजहों से हम उस संविधान को बना रहे हैं, उसके मेन उसका उद्देश्य क्या है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके अलावा उन प्रोविजंस पे डिस्कशन किया जाता है जिन प्रोविजंस के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उनमें कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स रखे जाएंगे और उसकी लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से उन रूल्स को लिखा जाएगा। इतनी सारी बातें डिस्कस की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑल्सो अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट्स मेकिंग प्रोसेस कंप्लीटेड। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कार्य न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है बल्कि उसे अपनाना भी होता है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों ने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, और उनके बिहाफ से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे
अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह से किसी देश का संविधान बनता है और वो लागू हो जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानने लायक। सच काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट इलेक्टेड इन जुलाई एंड अगस्त 1946। तो 1946 के जुलाई और अगस्त के टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का कार्य किया गया था। अब देखते हैं कि भारत में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द कंट्री कंटिन्यूअसली डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस दौरान जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा जो भारत के लिए एक संविधान बनाएगी। स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे और उसका निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से किया जाएगा। द ब्रिटिश वर रिलक्टेंट इनिशियली। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरुआत में इस मांग को लेकर रिलक्टेंट थे। एंड सून आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब 1942 के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तब जो ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे किसी भी प्रकार से भारत को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर आज़ाद करने के लिए, उन्होंने कम से कम इतनी बात मान ली थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। दे एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बाय द इंडियंस इटसेल्फ। तो इस डिमांड को मान लिया गया, जो कि फ्रीडम फाइटर्स बहुत लंबे समय से डिमांड रख रहे थे कि व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस देन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी मेड बाय द इंडियंस टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। इन 1942 देखते हैं हम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब दौर चल रहा था, तो 1942 के टाइम पर एक क्रिप्स मिशन प्लान नाम से ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर स्टेफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में एक समिति भेजी गई, ग्रुप ऑफ पीपल भेजे गए, जिनका काम था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने की प्रक्रिया कैसी होगी उसे देखना। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आता है इंडिया में, और ये चर्चा करेगा भारतीय नेताओं से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उस समय के, जो भारतीय जनता के कंसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे किया जाएगा। क्रिप्स मिशन प्लान की जो मोटी बात है वो ये है कि इन दिस प्लान इट इज एश्योर्ड दैट there will be an elected constituent assembly in India which will make the constitution for India after the war ends। इतनी बात पर सहमति थी कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी भारत के लिए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारत के लिए एक संविधान निर्माण करने का कार्य करेगी। लेकिन इस प्लान को बनाने में जो शुरुआती सहमति थी उसके बाद कुछ अड़चनें आई, जिस वजह से क्रिप्स मिशन प्लान फेल हो गया था। तो 1942 में आया हुआ क्रिप्स मिशन प्लान फेल हो जाता है, जिसके पीछे के कारण कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या हुआ था, द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल। मुस्लिम लीग ने जो क्रिप्स मिशन प्लान ने प्रपोजल दिया था उसे रिजेक्ट कर दिया। दे डिमांडेड दैट इंडिया शुड बी divided into two different autonomous part। भारत को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाए जिनकी अपनी स्वायत्तता होगी। स्वायत्तता संप्रभुता से अलग चीज होती है, ऑटोनॉमस होना सोवरेन होने से अलग बात होती है। स्वायत्तता में आप किसी के अधीन तो होते हैं मगर कुछ निर्णय लेने की आपको स्वतंत्रता दी जाती है। तो अपने कुछ बेसिक निर्णय आप लेते हैं जिसमें आपको स्वतंत्रता होती है निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की, लेकिन आप फिर भी एक हायर अथॉरिटी के अंडर होते हैं। तो मुस्लिम लीग ने ये डिमांड की थी कि भारत को दो ऑटोनोमस हिस्सों में बांटा जाए और उन दोनों ऑटोनोमस हिस्सों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो भी संविधान सभा बनेगी, वो अलग अलग बनाई जाए। तो बेसिकली ये जो डिमांड थी ये थी एक देश जिसे भारत कहते हैं उसे दो हिस्सों में बांटने की, भारत और पाकिस्तान।
और भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले समय में दो अलग अलग देशों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। यहाँ पर उभर कर सामने आ चुकी है मुस्लिम लीग की डिमांड एक अलग देश बनाने की, जो कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की डिमांड करती थी। इस डिमांड को नहीं माना गया, न भारतीय फ्रीडम फाइटर्स ने इस बात को माना और न ही क्रिप्स मिशन के जो भी मेंबर्स आए थे उन्होंने इस बात को माना। तो इस वजह से 1942 का क्रिप्स मिशन प्लान फेल हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर रुक जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी पूरी तरह से नहीं रुकेगी, क्योंकि अल्टीमेटली देश को आज़ाद करना निश्चित हो चुका था और जब देश आज़ाद होगा तो सभी फ्रीडम फाइटर्स की डिमांड थी कि वे देश के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। इसलिए 1946 आते आते 1946 का समय आते आते फिर से एक और कमीशन भेजा जाता है ब्रिटेन के द्वारा अपने मंत्रियों के साथ। सो इन 1946 आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन व्हेन कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में आता है कैबिनेट मिशन। ये एक दूसरा मिशन है, इसका भी काम वही है जो क्रिप्स मिशन का है, लेकिन ये भारतीय जो नेता हैं उनके बीच जो मतभेद आ गए हैं, यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो बड़ी पार्टियां, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको किसी तरह से सुलझाकर बीच का रास्ता निकालकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करना इसका उद्देश्य था। So after the failure of Cripps mission, when cabinet mission came to India, then the path of formation of constituent assembly became clear because cabinet mission rejected the demand of two separate constituent assemblies. क्रिप्स मिशन की ही तरह कैबिनेट मिशन ने भी उस डिमांड को तो नहीं माना जो कि मुस्लिम लीग की थी, जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग मुस्लिम लीग कर रही थी, बट द मिशन एग्रीड फॉर द इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल ग्राउंड्स। लेकिन कैबिनेट मिशन ने इतनी बात मान ली थी कि जो इलेक्शन होंगे वो कम्युनल ग्राउंड पर होंगे, विच सेटिस्फाइड मुस्लिम लीग टू सम एक्सटेंट। तो इस मांग को मान लेने के साथ ही मुस्लिम लीग कुछ हद तक सेटिस्फाई हो गई और उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो प्रोसेस थी उसे शुरू करने के प्रति अपनी सहमति दर्ज कर दी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो इलेक्शंस हैं जिन्हें कि कम्युनल ग्राउंड्स पर किया जाना तय कर दिया गया था, वो कौन से इलेक्शंस हैं और ये कम्युनल ग्राउंड्स कौन से होंगे, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे संविधान सभा निर्माण करने के लिए, जिन लोगों को चुना जाएगा लोगों के द्वारा आपसी सहमति से, उन लोगों को चुनेगी जो जनता, उनका इलेक्शन कम्युनल ग्राउंड पर होगा। कम्युनल ग्राउंड कहने का मतलब है कि गुटों में बांट दिया गया है अपनी जनसंख्या को। गुटों का आधार होगा धर्म, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से लोगों को बांट दिया गया है और जो जिस धर्म का होगा वो उसी धर्म के व्यक्ति को चुनेगा। मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो मूल बात इसकी ये है कि जो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक मुस्लिम लीडर ही करेगा और उसे चुनने का काम भी मुस्लिम पॉपुलेशन ही करेगी, यानी कि मुस्लिम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन को ही वोट देंगे। इस तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट दी जाएंगी जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित होंगी और वहाँ मुस्लिम मतदाता अपने लीडर का चुनाव करेंगे। सिमिलरली कुछ अदर रिलीजियस ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनके लिए भी अलग से एक कम्युनल ग्राउंड पर इलेक्शन बेस बनाया गया था। So on the basis of recommendations of the cabinet mission, the Constituent Assembly formed on November 1946. तो इतनी सारी जद्दोजहद के बाद नवंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है और ये जो प्लान था उस प्लान के तहत हम देखते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, भारत की संविधान सभा जो बनी थी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का था। सो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 389। जो संविधान सभा थी उसमें कुल 389 मेंबर्स चुने जाने थे लोगों के बीच से, जिसमें से अब डिवीजन इस प्रकार से है 389 मेंबर्स में 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया
एंड 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। उस समय का भारत कुछ दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा हुआ था। एक यूनिट तो होती थी ब्रिटिश इंडिया, जिसमें लार्जली पूरे भारत का हिस्सा था, और कुछ ऐसे राज्य थे जहां अभी भी राजाओं का शासन चल रहा था। हालांकि ये सभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन अपने को मानते थे, मगर उन्हें इतनी ऑटोनॉमी थी कि वे वहां अपना राजतंत्र चला सकते थे। तो इस आधार पर भारत को बांटा गया कुछ सीट्स में, जिसमें 296 सीट्स आई डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश इंडिया के तहत, जो ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किया जाता था, और 93 सीट्स आई थी प्रिंसली स्टेट से, जहां राजाओं का शासन था, राजतंत्र था। वहां से 93 मेंबर्स को चुना जाना था। तो यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की पूरी प्रक्रिया अभी देखते हैं। शुरुआत में फ्रीडम फाइटर्स की डिमांड रहती थी लंबे समय से कि भारत के लिए एक संविधान निर्माण करने वाली सभा का गठन किया जाए, और उस सभा में जो भी मेंबर होंगे वो इंडियंस ही होंगे। ब्रिटिशर्स इस मांग को आसानी से मान नहीं रहे थे शुरुआत के समय में, लेकिन धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक समय आ पहुंचा था और ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि अब इस देश को आज़ाद करना ही होगा, तब उन्होंने इस डिमांड को मान लिया कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले 1942 में एक क्रिप्स मिशन प्लान भेजा जाता है, जो मुस्लिम लीग के इस डिमांड के आधार पर खारिज हो जाता है कि उसका मानना था कि भारत के लिए दो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए, जिस डिमांड को नहीं माना गया, और इस आधार पर क्रिप्स मिशन प्लान फेल हो गया। देन इन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान पास हो जाता है इस शर्त पर कि जो इलेक्शन है फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनना है, उसके इलेक्शन के लिए कम्युनल ग्राउंड्स पर इलेक्शन किया जाएगा। तो इस मांग ने मुस्लिम लीग को कुछ हद तक शांत किया था, और उसके बाद ये प्लान बना था कि 389 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 296 मेंबर्स आएंगे ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से। आगे देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें जानने लायक है। तो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट अलॉटेड द सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, एंड जनरली फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन 1 सीट वाज अलॉटेड। तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां से 93 सीट्स आनी है, और जो ब्रिटिश इंडिया है जो कि बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ है, जहां से 296 सीट्स आनी है, वहां सीट्स का बंटवारा हर 10 लाख की पॉपुलेशन को एक यूनिट मानकर उसमें एक सीट अलॉट की जाएगी। इस आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंस में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के आधार पर सीटें मिली गई थी हर एक इलाके को, और लगभग एक सीट पर 10 लाख की पॉपुलेशन थी, यानी कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम एक सीट से चुना हुआ व्यक्ति करता था। अब देखते हैं फॉर एवरी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, द सीट्स वर डिसाइडेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो सीटों का बंटवारा जो ब्रिटिश इंडिया है, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स से इतर जो इलाके हैं, वहां सीटों का बंटवारा 3 मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ये 3 कम्युनिटीज थी मुस्लिम्स, सिख एंड रिमेनिंग अदर्स। तो मुस्लिम और सिख के अलावा जो बाकी बचे उनको एक कम्युनिटी मान लिया गया है। 3 कम्युनिटीज के आधार पर उनकी पॉपुलेशन उस एरिया में जितनी होगी उस आधार पर उनकी सीट डिवाइड की जाएंगी। मान लीजिए किसी इलाके में 50 लाख की जनसंख्या है, तो उस 50 लाख की जनसंख्या को एवरी 10 लाख पर 1 सीट के आधार पर 5 सीटें मिलेंगी। इन 5 सीटों में उस पॉपुलेशन में मुस्लिम्स, सिख और रिमेनिंग अदर्स का रेशियो निकाला जाएगा, और उस रेशियो के आधार पर ही उन 5 सीटों को अलग अलग कम्युनिटीज के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। सपोज अगर किसी 50 लाख की पॉपुलेशन में 3:2:1 के आधार पर, इस रेशियो के आधार पर पॉपुलेशन है, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करता है सिख कम्युनिटी को, 2 रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम कम्युनिटी को, और 3 रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग अदर्स को, तो उसी आधार पर सीटें बांटी जाएंगी। 5 में से लगभग 2 सीटें जाएंगी किसी 2 या 3 सीटें जाएंगी रिमेनिंग अदर्स कम्युनिटी को, 2 सीटें जाएंगी मुस्लिम लीग को, और सिख के लिए 1 सीट बचेगी। तो इस हिसाब से
उनका डिवीजन किया जाएगा। इस एग्जांपल को और ठीक से समझने के लिए अगर हम 60 लाख की पॉपुलेशन ले लें और उसमें 6 सीटें मिलती हैं पर 10 लाख पर एक सीट के आधार पर, तो 6 सीटों में अगर 3:2:1 का रेशियो है, यानी कि 3 रिमेनिंग अदर्स, 2 सिख, 1 मुस्लिम लीग, इस आधार पर पॉपुलेशन वहाँ डिवाइडेड है, यानी कि हर 10 में से 3 व्यक्ति रिमेनिंग अदर्स कम्युनिटी के हैं, 2 व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और 1 व्यक्ति सिख कम्युनिटी का है। तो इसी को सीट में भी बांटा जाएगा, यानी कि 6 सीटों में 3 सीटें आएंगी रिमेनिंग अदर्स के पास, 2 सीट्स आएंगी मुस्लिम्स के पास और 1 सीट आएगी सिख कम्युनिटी के पास। यही है कम्युनल ग्राउंड्स पर इलेक्शन का आधार। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में लागू होगा। प्रिंसली स्टेट्स में पॉपुलेशन के आधार पर 10 लाख पर एक सीट अलॉट होगी और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में भी 10 लाख पर एक सीट अलॉट होने के बाद उन्हें 3 कम्युनिटीज के रेशियो के आधार पर अलग अलग कम्युनिटी के बीच बांट दिया जाएगा, यानी कि मुस्लिम, सिख और रिमेनिंग अदर्स के आधार पर उन्हें बांट दिया जाएगा। Every representative of the community got elected from the member of that community in the state assembly। यहाँ पर ये जानने लायक बात है कि जो लोगों का चुनाव होगा संविधान सभा के निर्माण के लिए, उन लोगों का चुनाव करने का हक उस राज्य की स्टेट असेंबली के मेंबर्स के बीच होगा, न कि वहाँ की जनता के बीच में। यदि हम मान लेते हैं कि गुजरात एक राज्य है भारत का, और उस समय के हिसाब से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, तो जो गुजरात से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुनकर जाएंगे, उनका इलेक्शन वहां की जनता नहीं करेगी, बल्कि जो गुजरात की स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं वो लोग उनका चुनाव करेंगे। और जिस कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो अपनी ही कम्युनिटी के व्यक्ति को वोट देगा, यानी कि गुजरात असेंबली में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स को मिली हुई सीट पे जो लोग चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं उन्हें ही वोट देंगे। इसी तरह सिख कम्युनिटी के यदि वहाँ मेंबर हैं तो सिख कम्युनिटी की सीट जितनी अलॉटेड है उस पर जितने लोग अपने चयन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से किसी एक को चुनेंगे। सिमिलरली रिमेनिंग अदर्स के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर हमने समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे लोगों के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना गया है, उसे चुनने का काम उन राज्यों की स्टेट असेंबलीज ने किया है। It means the Constituent Assembly is indirectly elected, not directly। लोगों ने सीधे चुना नहीं अपने Constituent Assembly के नेताओं को, जब बल्कि उन स्टेट की असेंबली में जो लोग चुनकर गए हुए थे उन लोगों ने फिर चुना है Constituent Assembly के नेताओं को। और Constituent Assembly का नेता या Constituent Assembly के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए स्टेट असेंबली का मेंबर वो चाहे हो या ना हो, कोई व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है और स्टेट असेंबली के मेंबर सिर्फ मतदाता के तौर पे उन्हें मत देंगे। इतनी बात यदि समझ में आ गई होगी तो फिर हम आगे देखते हैं। द इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक टर्म और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम दूसरा टर्म है। इन दोनों को समझने के लिए हमें प्रक्रिया समझनी पड़ेगी इलेक्शन की। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जनसंख्या में जिस समुदाय के व्यक्ति जितनी अनुपात में हैं उतने ही अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। जितने प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन में कोई कम्युनिटी है उतने ही प्रोपोर्शन में उसको सीट अलॉट की जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 60 लाख की जनसंख्या में अगर 30% मुस्लिम आबादी है तो उन्हें 30% ऑफ सीट मिलेंगी, यानी कि 6 सीट मिलनी थी 60 लाख की पॉपुलेशन में और उसका 30% आपको सीट्स मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनने के लिए। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जिस प्रोपोर्शन में किसी समुदाय में का प्रतिनिधित्व है पूरी जनसंख्या में, 100 लोगों में अगर 30 लोग मुस्लिम हैं तो 30% सीटें उनको अलॉट की जाएंगी। 100 लोगों में अगर 10 सीटें मिलती हैं तो 30% के आधार पर 3 सीटें मिलेंगी। 3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये उस समुदाय के लोगों का। उसके बाद हमने देखा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी दर्शानी होती है। आप किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देते बल्कि
यदि आपके सामने 4 कैंडिडेट हैं तो आप चारों कैंडिडेट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, जिसमें X कैंडिडेट को फर्स्ट, Y कैंडिडेट को सेकंड, Z और A कैंडिडेट को थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पे रखेंगे। आपकी प्रायोरिटी के आधार पर वोट काउंट होंगे और जिसे सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट मिले होंगे वो जीता हुआ माना जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के बीच कोई साफ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है कि पहली प्रायोरिटी में कोई एक व्यक्ति जीतता हुआ नहीं पाया जाता है जब सभी लोगों के मत पत्रों का काउंट होता है, तो आपको फिर सेकंड प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा जिन्हें वोट मिले हैं उनको काउंट किया जाएगा और इस तरीके से एक वोट ट्रांसफर होते जाएगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ प्रायोरिटी। तो सभी लोगों ने मिलकर जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया होगा वो व्यक्ति आखिरी में जीतेगा और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम व्हेन वी रीड अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस में भी इसी तरीके की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे यूज किया जाता है, तो तब हम इसे और विस्तार से देखेंगे विथ एग्जांपल। अभी के लिए इतना समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव था वो इनडायरेक्टली किया गया विद द हेल्प ऑफ स्टेट असेंबली इन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और उसके लिए जो मेथड यूज किया गया था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। यहाँ तक के जो बातें हमने देखी थी कि 3 कम्युनिटी में डिवाइड होंगे और उन्हें स्टेट असेंबली के लोग चुनेंगे, उसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत उन्हें चुना जाएगा, ये सारी बातें लागू होती थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस पे, जिसकी कुल सीटों की संख्या थी 296। लेकिन अभी 93 सीट्स भी हैं और इन पे चुनाव के बारे में जानना बाकी है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर चुने जाएंगे उनका चुनाव कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बाय whom? बाय द हेड ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट यानी कि जहाँ राजतंत्र अभी भी लगा है, भारत के कुछ इलाके जहाँ कुछ रियासतें हैं, उन रियासतों में किसी भी तरह की स्टेट असेंबली तो नहीं थी जो वहाँ कानून बनाने का काम करती थी। सारे के सारे अधिकार उस स्टेट के जो रियासत के राजा हैं उनके पास थे। तो इस आधार पर वहाँ तो कोई स्टेट असेंबली नहीं होगी जो चुनाव करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। इसलिए जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, जहाँ जहाँ रियासतें हैं उन रियासतों से जो संविधान सभा में मेंबर भेजे जाएंगे उनका चुनाव नहीं होगा बल्कि उन्हें नामांकित किया जाएगा, यानी कि उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? हेड ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट। उस प्रिंसली स्टेट के राजा के द्वारा कुछ लोगों के नाम दिए जाएंगे और उन लोगों को सीधे सीधे भेज दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अनडेमोक्रेटिक तरीका था संविधान सभा में सदस्य चुनने का, मगर उस समय की जो परिस्थितियां थी उन आधारों पर ये तरीका ही बीच का रास्ता निकालकर आगे बढ़ाया गया। So it is clear that the Constituent Assembly was partly elected and partly nominated. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से इलेक्शन हो रहा है और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन हो रहा है। इलेक्शन और नॉमिनेशन में फर्क होता है। इलेक्शन में आप चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, जबकि नॉमिनेशन में डायरेक्टली एक व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है वो नाम दे देता है कि ये व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा जाएगा, इसलिए उसे नॉमिनेटेड कहते हैं। तो इतना हमें समझ में आ चुका है कि जो संविधान सभा आखिरकार बनी थी वो कुछ हद तक तो चयनित यानी कि इलेक्शन के आधार पर बनी थी और कुछ हद तक उसमें नामांकित सदस्य थे, यानी कि वो पूरी तरीके से इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से उसे नहीं चुना गया था। इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है कि जो भी लोग इलेक्टेड थे वो भी जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने गए थे, बल्कि उनको इनडायरेक्टली चुना गया था स्टेट असेंबलीज के द्वारा। स्टेट असेंबली में जो मेंबर होते थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना। ये बेसिक बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं और इन बातों को ठीक से समझना जरूरी है आगे की प्रक्रिया को ध्यान में रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को समझने में भी ये बातें हमारे लिए मददगार साबित होंगी। सो इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. Also, the elected ones were elected indirectly by the members of state legislature.
जो इलेक्टेड थे वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा चुने गए थे। फर्दर वी शुड नो दैट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स were itself elected through the limited franchise, which means all the adults did not take part in the voting। देखिए खास बात समझिए, पहली बात तो है कि भारत को दो हिस्सों में बांटा गया है इसमें संविधान सभा के व्यक्तियों के चुनाव के लिए। एक हिस्सा है ब्रिटिश इंडिया और एक हिस्सा है प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे। फिर जो ब्रिटिश इंडिया है जिसके मेंबर्स इलेक्शंस के थ्रू आने वाले हैं, इनका भी चुनाव जनता सीधे नहीं करेगी, बल्कि इनका चुनाव करेंगे स्टेट असेंबली के मेंबर्स। स्टेट असेंबली हर राज्य में अपनी थी, जो अपने राज्य के कानून बनाने का कार्य करती थी, मगर इस स्टेट असेंबली के मेंबर्स को जो चुना गया था वो भी जनता के सभी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि एक लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि जो वोट देने वाले लोग हैं उनका जो गुट है वो भी लिमिटेड था। यानी कि सभी लोगों ने, जनता के सभी मेंबर्स ने स्टेट लेजिस्लेचर के उन मेंबर्स को नहीं चुना था, बल्कि कुछ खास तबके के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उन लोगों ने वोट दिया, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में लोग चुने गए। उन लोगों ने मिलकर फिर उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जितनी सीटें थी, उन सीटों के लिए मेंबर जो खड़े हुए थे उनके बीच से चुनाव करके लोगों को भेजा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के सभी लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन नहीं किया था, और जिन हिस्सों में चुनाव हुआ था वहां भी भारत के सभी लोगों का योगदान उसमें इनडायरेक्टली भी नहीं था। डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं था, इनडायरेक्टली भी नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का चुनाव किया उन लोगों का चुनाव स्वयं भारत के सभी लोगों ने नहीं किया था, या उस राज्य के सभी लोगों ने नहीं किया था, बल्कि कुछ खास तबके के लोगों को, जिनको ब्रिटिशर्स ने वोटिंग राइट्स दिए थे, उन लोगों ने किया। इसमें खास बात यह है कि वोटिंग राइट्स उस समय महिलाओं के पास नहीं थे। एक खास आर्थिक तबका जो होता था, जो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे, उन्हें भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो कुल मिलाकर एक अपर क्लास ने ही वोट दिया था। तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन का प्लान बना था, इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद कल हम देखेंगे कि उसमें आखिरकार कौन सी सीट किसने जीती, कितने मेंबर्स किस पार्टी से आए, और अल्टीमेटली फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहला जो अधिवेशन होता है वो कब होता है और कैसे होता है। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इतना बैकग्राउंड समझ में आया होगा, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द क्लास यू कैन कमेंट ऑन दिस सेक्शन। Until then, all the best for your preparations. Bye bye.